नमस्कार, मैं हूं राहुल राजपूत। महाकुंभ 2025 की शुरुआत के साथ ही अखाड़ों का कार्यकाल समाप्त हो गया है। इसके साथ ही अखाड़ों की आंतरिक व्यवस्था संभालने वाली सभी कार्यकारिणी भंग कर दी गई है। अब उनकी जगह राष्ट्रपति शासन की तर्ज पर पंचायती व्यवस्था लागू की गई है, जिसमें वरिष्ठ लोग शामिल होते हैं। महाकुंभ के समापन तक अखाड़ों का संचालन इसी व्यवस्था के तहत होगा। इसके बाद अखाड़े वाराणसी में महाशिवरात्रि के बाद नई सरकार का चुनाव करेंगे, जिसका कार्यकाल अगले 6 वर्षों का होगा। प्रयागराज में अखाड़ों की छावनी स्थापित होने के साथ ही अखाड़ों के अष्टकौशल और अन्य कार्यकारिणियां, जिनका कार्यकाल पूरा हो चुका था, स्वतः ही भंग हो चुकी हैं। महाकुंभ के दौरान पंचायती परंपरा के आधार पर फैसले लिए जाएंगे। इसके लिए धर्मध्वजा के पास चेहरा मोहरा स्थापित किया गया है। माना जाता है कि जैसे ही अखाड़े छावनी में प्रवेश करते हैं, कार्यकारिणी का कार्यकाल समाप्त मान लिया जाता है। महाकुंभ में संत संगठनों की व्यवस्था चुस्त दुरुस्त रहे, इसलिए नई व्यवस्था बनाई गई है। वो नई व्यवस्था क्या है, समझते हैं जितेंद्रानंद सरस्वती जी से। सर, बहुत स्वागत है महाराज जी आपका न्यूज नेशन में। एक क्या व्यवस्था संतों के बीच में बनी है? हालांकि अखाड़ा परिषद है, बहुत सारे संगठन आपके, लेकिन कुंभ में क्या व्यवस्था है? कुंभ की यह व्यवस्था नहीं है। सनसनी के लिए हम कुछ भी कहें, वास्तव में तीर्थराज प्रयाग का कुंभ अखाड़ों के कार्यकाल जो तय होते हैं सबके संविधान में 6 वर्ष के होते हैं। तो यहाँ पे नया निर्वाचन होता है विधिवत। तो हमारी 4 मढ़ियाँ होती, 52 मढ़ियाँ हैं, 4 हिस्से में विभाजित होती हैं कि 13, 14, 4 और 2, 4, 2, 1, 13, 14 ऐसे करके हमारा विभाजन हो जाता है। तो इन सभी के श्री महंत होते हैं, अष्ट कौशल होते हैं, रमता पंच बनते हैं। तो तीर्थराज प्रयाग में लगभग सभी बड़े अखाड़ों की निर्वाचन की व्यवस्था है। तो यहाँ जब आ गए आप कुंभ में और कार्यकाल समाप्त हो गया, तो जो कहते हैं जैसे लोकसभा का कार्यकाल समाप्त हो जाए तो राष्ट्रपति शासन तो लागू हो ही जाएगा। अखाड़ों में महत्वपूर्ण निर्णय पंचों के माध्यम से लिए जाते हैं। यही वजह है कि कई अखाड़ों के नाम में पंचायती शब्द जुड़ा हुआ है, जैसे पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी अखाड़ा, श्री शंभू पंचायती अटल अखाड़ा, तपोनिधि पंचायती श्री निरंजनी अखाड़ा और पंचायती अखाड़ा। व्यवस्था के हिसाब से रमता पंच चलता है। फिर उसके बाद में शंभू पंच है, जो शंभू पंच जो अखाड़े के अंदर जितना भी मैनेजमेंट का काम है वो शंभू पंच करता है, जिसके अंदर थानापति, श्रीमान थानापति होते हैं जो काशी को संभालते हैं, काशी की तरफ से आते हैं। और जो सचिव होते हैं, जो सेक्रेटरी होते हैं वो आते हैं। 4 सेक्रेटरी होते हैं, 4 थानापति होते हैं। उसके बाद में उन सब के ऊपर एक सभापति होते हैं, जो सभापति चुने जाते हैं। हर मड़ी का बारी बारी से हर 6 साल के बाद में नंबर लगता है कि एक सभापति अध्यक्ष चुना जाता है उनके बीच में से, जो उन सबको काम बताने का काम करता है कि भाई कैसे काम करना है, कैसे क्या काम करना है, किसको क्या जिम्मेदारी देखनी है। वो सारा का सारा एक विषय है आश्रमों को संभालने के लिए, मठों को संभालने के लिए। सन्यासी परंपरा के सभी 7 अखाड़ों में नागा सन्यासी, महामंडलेश्वर समेत हजारों सदस्य होते हैं। अखाड़े अपने इस विशाल परिवार के संचालन के लिए 8 महंतों वाली अष्टकौशल पर निर्भर होते हैं। अष्टकौशल में शामिल होने वाले 8 महंतों का बाकायदा चुनाव होता है। इनकी मदद के लिए 8 उप महंत भी होते हैं। कि कुंभ के लिए विशेष तौर पर एक बहुत ही पारदर्शी प्रजातांत्रिक व्यवस्था बनाते ताकि सब मिलजुल कर किसे चले। मिलजुल करके कि भी किसी प्रकार का कोई भावना उनके मन में ना हो। हर 6 साल के अंदर, जैसे रमता पंच का हर तीसरे साल, क्योंकि कुंभ हमारे लिए तो कुंभ हर तीसरे साल कुंभ आ जाता है, तो हर कुंभ के अंदर रमता पंच की व्यवस्था बदली जाती है। हर 6 साल के बाद में शंभू पंच की व्यवस्था बदली जाती है, ताकि क्या है कि सबका नंबर भी लग सके, कि सबको जिम्मेदारियां भी मिल सके। अब कोई एक एकाधिकार तो है नहीं किसी व्यक्ति का। अच्छा महाराज जी, आपने 2 शब्द बताया जिस पर ध्यान जाता है, एक थानाधिपति, दूसरा आपने कोतवाल भी कहा। तो संतों के बीच में थानाधिपति, कोतवाल जरा आप समझाएं। स्थानाधिपति ऐसा माना गया है कि जैसे हमारे जो शाखाएं होती हैं, 4 शाखाएं होती हैं, 4 शाखाओं के अंदर उसके बाद में जो नीचे की छोटी शाखाएं होती हैं, उन शाखाओं की जो व्यवस्था देख रहा होता है, उन सबको जो मैनेज करने वाले जो व्यक्ति होते हैं ना, उनको स्थानाधिपति कहा जाता है। इनको ऐसा अधिकार होता है कि अगर कोई संत गलती करे तो वो
वो दंडित कर दें या कुछ ऐसा करें? देखिए, अधिकारी जितने भी हैं, ठीक है ना, आपको एक बात बताए ना, किसी के पास में ऐसा नहीं है कि एकाधिकार है। अगर कोई गलती करता है तो पंच के सामने, शंभू पंच के सामने अगर गलती आई है तो शंभू पंच अपनी बैठक लेकर के वो फैसला करता है। अगर रमता पंच के सामने आई है तो रमता पंच मिल करके फैसला करता है। एक व्यक्ति मिल करके कभी फैसला। कोतवाल का क्या काम होता है? आप कोतवाल जो होता है ना, कोतवाल को आप इस दृष्टि से दे सकते हैं कि सूचनाएं प्रेषित करने का काम कोतवाल का रहता है। इसमें तो कोतवाल का बड़ा काम है, तो बस वो सेम काम हमारे यहाँ पे मैनेजमेंट का सारा काम जो देखा जाता है वो कोतवाल का ही देखा जाता है। 16 सदस्यों की एक कमेटी ही सचिव और अन्य पदाधिकारियों के चयन का निर्णय लेती है। अष्टकौशल इस कमेटी की सहायता से अखाड़ों के सभी आध्यात्मिक और आर्थिक कार्यों का संचालन करता है। पैसों का पूरा लेखा जोखा भी अष्टकौशल द्वारा ही रखा जाता है। अष्टकौशल का कार्यकाल 6 साल तक का रहता है। इन अखाड़ों के पास काफी जमीन भी होती है और उनकी आय का साधन भी होता है। उनकी आय का लेखा जोखा भी रखा जाता है, जिसका समय समय पर ऑडिट भी होता है। ऑडिट करने वाले को रमता पंच कहते हैं, जो देश में कहीं भी जाकर किसी भी अखाड़े का ऑडिट करता है कि वहां धन का दुरुपयोग तो नहीं हो रहा है। रमता पंच उसे कहते हैं जिसको आप इनकम टैक्स विभाग कहते हैं, कि ये पंच घूमते रहते हैं पूरे देश के मठों के अंदर, वहाँ की व्यवस्था कैसी चल रही है, वहाँ की आय क्या है, क्योंकि एक एक जगह पे 100-100, 200-200 एकड़, 1000-1000 एकड़ जमीन है किसी न किसी मंदिर से। और जब कुंभ में सभी कार्यकारिणी का कार्यकाल समाप्त हो जाता है, उस वक्त अखाड़ों के जो वरिष्ठ संत होते हैं, उन्हीं की देखरेख में सारा कामकाज चलता रहता है, जिनको बूढ़ा पंच कहते हैं। इसलिए कुंभ के अंदर क्या होता है कि जितने पुराने श्रीमहंत हैं, सेक्रेटरी हैं या थानापति हैं, इन सबको मिला करके क्या होता है कि बूढ़ा पंच, हमारे यहाँ पे बोला जाता है बूढ़ा पंच। 3 प्रकार के पंच होते हैं। सबसे पहले रमता पंच होता है, रमता पंच के बाद में शंभू पंच होता है, शंभू पंच के बाद में बूढ़ा पंच होता है। बूढ़ा पंच के अंदर 52 सदस्य हैं। जितने भी पुराने 17-17 सदस्य सारे मड़ियों से लिए जाते हैं। 4 मड़ियाँ जो हमारे यहाँ पे हैं, इन चारों मड़ियों में से 17-17 अध्यक्ष व्यक्ति लिए जाते हैं, जो पूरे के पूरे कुंभ की व्यवस्था को देख पा रहे हैं। क्योंकि स्नान की व्यवस्था करनी है, क्या जो नए सन्यासी बनेंगे उनकी व्यवस्था है, जो यहाँ पे साधु संत आ रहे हैं, उनके भक्त लोग आ रहे हैं, उनको कैंप की व्यवस्था है, हर प्रकार की व्यवस्था, हर छोटे छोटे काम है ना। महाकुंभ के समापन से पहले नए अष्टकौशल का गठन किया जाएगा। इनका कार्यकाल अगले 6 वर्षों तक रहेगा और वे अखाड़ों के आध्यात्मिक और आर्थिक संचालन की जिम्मेदारी संभालेंगे। तब तक का काम चेहरा मोहरा यानी बूढ़ा पंच संभालते रहेंगे। कुंभ नगर से विकास चंद्रा के साथ टीम न्यूज स्टेट। इस महाकुंभ में सिर्फ खर्च होने वाली रकम को मत देखिए, बल्कि मिलने वाली सुविधाओं को देखिए, जो बेमिसाल है। कुंभ मेला के केंद्रीय अस्पताल को ही देखिए। पहले अमृत स्नान में ठंड के कारण बीमार पड़ने वाले लोगों की संख्या ज्यादा रही, अस्पताल में मरीज ज्यादा दिखे, लेकिन सब कुछ कंट्रोल में ही रहा। मरीज भी इलाज से काफी खुश दिखाई दिए। महाकुंभ मेले में बने सेंट्रल हॉस्पिटल में पहले अमृत स्नान के दिन ओपीडी में काफी भीड़ दिखाई दी। अमृत स्नान के दिन लोगों की संख्या भी अधिक थी और ठंड भी, लिहाजा सर्दी, जुकाम, बुखार और बदन दर्द के ज्यादा मरीज अस्पताल में आए। वो संगम में नहाया था ना, तो संगम का पानी थोड़ा ठंडा था और फिर कल बहुत ज़्यादा धुंध पड़ गई थी ना, वो हो गया था, तो उसकी वजह से थोड़ा ठंड लग गई, केयरलेस की वजह से। हाँ, यहाँ पे एडमिट थी। हाँ, बहुत अच्छे से हो रहा है। यहाँ पे बहुत अच्छा स्टाफ है और बहुत अच्छे से ट्रीटमेंट कर रहे हैं और बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ है यहाँ पे। 100 बेड के इस हॉस्पिटल में ओपीडी से लेकर मेजर ऑपरेशन वार्ड, बच्चों और महिलाओं के लिए अलग अलग वार्ड बनाए गए हैं और यहाँ भर्ती मरीज भी चिकित्सा सुविधा से संतुष्ट दिखे। सेंट्रल हॉस्पिटल में एक और महिला हैं जो बुजुर्ग हैं, उनकी तबीयत खराब हुई, क्या हो गया था? बेटा हमका सांस के बीमारी है और हमारे पैर से नहीं चल पाए दिया है हम, और खांसी बहुत आवत रही, तो खांसी तो थमी है लेकिन सांस से नहीं चल पाए, और शरीर में उलझन हो जाती है, घबराहट। यहाँ पे अब ठीक हैं आप? हाँ, ट्रीटमेंट वगैरह चल रहा है? ठीक चलत है बेटा, बढ़िया दवाई की नहीं है, अब आराम है नहीं।
इस अस्थायी अस्पताल में 10 बेड का एक आईसीयू भी तैयार किया गया है। यह देश का पहला एआई बेस्ड 100 बेड का केंद्रीय चिकित्सालय है। इसके अलावा इमरजेंसी के लिए कुंभ क्षेत्र में 43 अस्थायी हॉस्पिटल बनाए गए हैं। इनमें 380 बेड की सुविधा उपलब्ध है। प्रयागराज के कुंभ मेला क्षेत्र में स्वास्थ्य विभाग से जुड़े तमाम अस्पताल शुरू हो चुके हैं, ऑपरेशनल हैं, वहां पर काम चल रहा है और तमाम पेशेंट्स का ट्रीटमेंट भी चल रहा है। हम इस वक्त सेंट्रल हॉस्पिटल के आईसीयू में मौजूद हैं और ये 10 बेड का आईसीयू है। अगर आप देखें तो यहाँ पर ये जो 10 बेड हैं ये बनाए गए हैं और ये जो तमाम बेड्स हैं इनका नाम जो नदियाँ हैं देश की, उनके जो प्रसिद्ध नदियां हैं गंगा, यमुना, सरस्वती, सरयू, महानदी, नर्मदा, गोदावरी, उनके नाम पर ये बेड बनाए गए हैं और जिस तरह से यहाँ पर पेशेंट्स पहुँच रहे हैं उनका ट्रीटमेंट भी लगातार जारी है। हमारे साथ इस हॉस्पिटल के सीएमएस डॉक्टर मनोज कौशिक हैं, उनसे बात करते हैं। डॉक्टर साहब, ये हॉस्पिटल पूरी तरह से अब ऑपरेशनल है, क्या स्थिति? बिल्कुल, थैंक यू सर। ये हॉस्पिटल हमारा बिल्कुल बन के तैयार है और 24 घंटे कार्यरत है। ये जहाँ हम लोग खड़े हैं ये आईसीयू है, 10 बेड का आईसीयू जो टेली आईसीयू की तरह काम कर रहा है। यहाँ पे हमारे यहाँ जो इस समय खास करके 2 दिन पड़े हैं, 13 और 14 तारीख को स्नान का, इसमें बहुत से श्रद्धालु बीमार होकर आए हुए थे। लेकिन यहाँ पर हम लोगों ने और यहाँ के जो हमारे देखने वाले डॉक्टर हैं, डॉक्टर सिद्धार्थ ने बहुत अच्छा काम किया और सभी मरीजों को मतलब बचा लिया कि किसी को दिक्कत नहीं हुई इस तरह से कि मरीज को ज़्यादा रिफ़र करने की परेशानी हो। आईसीयू में एआई कैमरे लगातार पेशेंट की निगरानी का काम कर रहे हैं। हर पेशेंट के मॉनिटर पर एआई लगातार नजर रख रहा है। तो ये पूरा जो आईसीयू है पूरी तरह से ऑपरेशनल है और लगातार यहाँ पर पेशेंट आ रहे हैं। कई क्रिटिकल जो पेशेंट्स थे उनकी जान बचाई गई है इस आईसीयू के ज़रिए। और आप सामने देखते हो, सामने एआई कैमरा भी जो है यहाँ पर इंस्टॉल है और ये एआई कैमरा जो पेशेंट के साथ जो मॉनिटर लगे हुए हैं, पेशेंट्स का जो ट्रीटमेंट और उनका पल्स रेट से लेकर तमाम चीज़ों को रीड करते हैं, उन मॉनिटर्स पर नज़र रखता है एआई कैमरा। और जैसे ही किसी पेशेंट्स का जो पल्स है या दूसरी चीज़ें हैं वो फ्लैक्चुएट होती हैं, नॉर्मल से ऊपर नीचे होती हैं, तो ये एआई कैमरा तुरंत इसकी सूचना जो यहाँ का कंट्रोल रूम है और उसको देता है और उसके बाद जो तमाम टीम है वो एक्टिव हो जाती है। तो तमाम पेशेंट्स, चूँकि भीषण ठंड प्रयागराज में जारी है और हर कोई गंगा में डुबकी लगाना चाहता है और कई बार या तो बुज़ुर्ग पेशेंट होता है या फिर देर तक जो है वो बिना शरीर को पोछे खुले स्थान पर रह जाता है, तो उसको कोल्ड स्ट्रोक और कई लोगों को हार्ट अटैक भी हुआ है। ऐसे में डॉक्टर्स की तरफ से जो है वो एडवाइजरी भी दी जा रही है कि देर तक खुले में नहाने के बाद ना रहे। तो पेशेंट लगातार यहाँ पर पहुँच रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि ये सारा जो यहाँ पर व्यवस्था है अस्थायी है। कुंभ मेले के साथ ही ये हॉस्पिटल यहाँ से चला जाएगा, लेकिन यहाँ पर सभी अच्छी सुविधाएं मिल रही हैं और किसी भी ज़िला स्तर के अस्पताल में जो सुविधाएं होती हैं वो सारी सुविधाएं, उस तरह का ट्रीटमेंट यहाँ पर उपलब्ध है। प्रयागराज से वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र कुमार के साथ मानवेंद्र प्रताप सिंह, न्यूज़ स्टेट, उत्तर प्रदेश। महाकुंभ में आप जिस भी सड़क पर या जिस भी सेक्टर में जाएंगे, आपको रास्ते में ही तमाम अजूबे मिल जाएंगे। कहीं कोई हट योगी हट करता नजर आएगा तो कहीं साधु संतों के अखाड़े या किसी मंदिर की प्रतिकृति आपको लुभाने लगेगी। आपको दिखाते हैं। प्रयागराज के कुंभ सिटी में सेक्टर 8 में बन रही है मां वैष्णो देवी की अद्भुत गुफा। और जब भक्त इस गुफा में आधा किलोमीटर घूमेंगे तो वो वैसा ही अनुभव कर पाएंगे जिस तरीके से बाण गंगा से लेकर मां वैष्णो देवी पहुंचने तक जम्मू में करते हैं। श्रद्धालु 500 मीटर गुफा के अंदर घूमकर भी मां वैष्णो देवी की गुफा के रेप्लिका को देख सकते हैं, जहां आपको चरण पादुका, हनुमान जी और अर्धकुमारी के दर्शन होंगे और फिर इसके बाद बाबा अमरनाथ के भी दर्शन हो सकेंगे। महाकुंभ की बहुत सारी तस्वीरें आपने देखी होंगी, लेकिन महाकुंभ में आपको मां वैष्णो देवी के दरबार के भी दर्शन हूबहू होने वाले हैं। जी हाँ, नमस्कार। इस वक्त मैं मौजूद हूँ मां वैष्णो देवी की उस गुफा पर, जिसके दर्शन आप सभी को प्रयागराज आने पर इस महाकुंभ के दौरान हो सकते हैं। और यही उस गुफा का प्रवेश द्वार रहेगा। और अगर ये पूरा स्वरूप मेरे विजय राकेश आपको दिखा पाए तो किस तरीके से ये भव्य स्वरूप तैयार किया जा रहा है। तैयारियां तो और भी बहुत हैं, तस्वीरें तो और भी बहुत हैं जो आपको हैरान करती हैं, लेकिन यहाँ पर मां वैष्णो देवी की ये जो गुफा बनाई जा रही है, इसने देखते ही हमारा ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। हालांकि अभी निर्माण कार्य जारी है, लेकिन आपको हम इस पूरी गुफा की सैर भी कराएंगे।
और आपको जब दिखाएंगे कि किस तरीके से माँ वैष्णो देवी की इस गुफा में श्रद्धालु आ सकेंगे, दर्शन कर सकेंगे। और ये पूरा जो स्ट्रेच गुफा का अंदर अंदर बनाया गया है, ये तकरीबन 500 मीटर 600 मीटर के आसपास, यानी तकरीबन आधा किलोमीटर का स्ट्रेच बनाया गया है, जहां हर स्पॉट पर आपको उस तरीके से ही दर्शन होंगे जैसे कि दर्शन आप माँ वैष्णो देवी के दरबार जाने पर करते हैं। शुरुआत बाणगंगा से होगी, बाणगंगा से आप होते हुए फिर चरण पादुका तक जाएंगे, फिर आप हनुमान जी के दरबार तक पहुंचेंगे, उसके बाद अर्धकुंवारी के दर्शन आप करेंगे, फिर माँ वैष्णो देवी के दर्शन करेंगे और साथ ही साथ यहाँ आप भैरव बाबा और यहाँ पर आप महाकाल के दर्शन भी कर सकते हैं, बाबा अमरनाथ के दर्शन भी कर सकते हैं। तो प्रयागराज जिन्हें तीर्थों का राजा कहा गया है, यदि आप प्रयागराज महाकुंभ के दौरान आते हैं तो माँ वैष्णो देवी के भी इस भव्य दरबार के दर्शन आपको होंगे। थोड़ी सी सैर हम भी आपको कराएंगे, लेकिन उससे पहले जो जानकार हैं इस जगह के, उनसे जरा बात कर लेते हैं। यहाँ ये क्या बन रहा है? ये वैष्णो देवी का स्वरूप दरबार बन रहा है। और इसके पीछे का क्या मंतव्य है? मंतव्य यही है कि जो लोग वो वैष्णो देवी तक नहीं पहुंच पाते हैं, वो कम से कम यहाँ आके वैष्णो माँ की जो स्वरूप वहाँ का है, कहाँ पे क्या चीज़ होता है, कहाँ पे कौन सी भगवान के दर्शन होंगे, ये सारा स्वरूप दिखाया जा रहा है। थोड़ा सा आप हमें सैर करा देंगे? हाँ, सैर तो करा सकते हैं। आ जाइए। तो सबसे पहले क्या होगा? सबसे पहले आपको मिल जाएंगे बाणगंगा। तो बाणगंगा के दर्शन यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं को सबसे पहले होंगे। बाणगंगा से जैसे ही आगे बढ़ेंगे आपको चरण पादुका के दर्शन होंगे। फिर उससे अगर आगे बढ़ते हैं तो बजरंग बली, जो बताया जा रहा था, बताते हैं लोग कि वो गुफा के द्वार पे ही होते थे, तो वहाँ से बजरंग बली मिलेंगे। तो माँ वैष्णो देवी के दरबार में जब श्रद्धालु आएंगे तो यहीं से वो प्रवेश करेंगे, सही कह रही हूँ? प्रवेश द्वार यही होगा। यही होगा। हाँ। और सबसे पहले हमें होंगे बाणगंगा के दर्शन। उसके आगे बढ़ेंगे तो फिर आपको चरण पादुका के दर्शन होंगे। तो चलिए आपको बाणगंगा के दर्शन कराते हैं, जहाँ श्रद्धालु जो है वो सबसे पहले यहाँ जब आएंगे तो जिस तरीके से वैष्णो देवी के दरबार में वो जाते हैं और बाणगंगा के दर्शन उन्हें होते हैं, तो यहाँ पर आप बाणगंगा के दर्शन करेंगे। यहाँ पर एक जलधरा की व्यवस्था की गई है, तो यहीं पर आपको होंगे बाणगंगा के दर्शन। और यहाँ अभी चूंकि निर्माण कार्य जारी है तो माता की मूर्तियाँ, प्रतिमाएं यहाँ पर लगनी अभी बाकी हैं। तो अब माँ वैष्णो देवी की ये जो गुफा बनाई गई है उसकी दूसरी मंजिल पर मैं मौजूद हूँ और यहाँ से अगर आप देखेंगे तस्वीरें तो ये जो दूसरा स्टॉप रहेगा, यहाँ पर चरण पादुका, जैसे वैष्णो देवी जब आप जाते हैं तो चरण पादुका के दर्शन आप करते हैं, तो यहाँ आपको चरण पादुका के दर्शन होंगे। तो माँ वैष्णो देवी की गुफा जब आप आएंगे तो कुछ इस तरीके से यहाँ पर गुफा का निर्माण किया गया है। ऐसे ही अंधेरे रास्तों में से यहाँ पर लाइट की व्यवस्था की गई है और यहाँ आएंगे आप बजरंग बली के दर्शन करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर उनकी प्रतिमा रहेगी, उनकी प्रतिमा के दर्शन करने के बाद, उनको निवेदन करने के बाद आप इस गुफा में प्रवेश करेंगे। तो हनुमान जी के दर्शन करके जहाँ से गुफा में आप प्रवेश करेंगे उसके बाद आपको दर्शन होंगे अर्धकुंवारी के, फिर आपको दर्शन होंगे माँ वैष्णो देवी के और उसी गुफा से होते हुए यानी उसी मार्ग से होते हुए भैरव बाबा के दर्शन करके आप पहुँचेंगे इस गुफा की चोटी पर, जहाँ आपको भैरव बाबा के दर्शन होंगे। यहाँ पर आपको बाबा अमरनाथ के दर्शन होंगे भैरव बाबा के बाद। तो ये सबसे ऊपर जो चोटी बनाई गई है, जैसे अमरनाथ बाबा के दर्शन करने के लिए आपको एक चढ़ाई चढ़कर दर्शनों का फल प्राप्त होता है, वैसे ही यहाँ भी एक चढ़ाई बनाई गई है माँ वैष्णो देवी की। उसके बाद उस चढ़ाई के बाद आप बाबा अमरनाथ के दर्शन यहाँ पहुँचकर कर सकते हैं। तो यहाँ जिन्होंने बनाया है इसको जान लेते हैं कि किस तरीके का आपका तजुर्बा रहा है, कितना वक्त इसको लगा है। इसको बनाने में तकरीबन 20 दिन समय लगा और इसमें 15 से 20 मजदूर रेगुलर काम कर रहे हैं 20 दिनों से। और अगर श्रद्धालु प्रयागराज आएंगे तो किस सेक्टर में उन्हें आना है, कहाँ वो दर्शन कर सकते हैं? उनको प्रयागराज सेक्टर 8 में आना है, कुंभ के सेक्टर 8 20 नंबर पुल के बगल में। ठीक है, तो सेक्टर 8 आइए, 20 नंबर जो पुल है उसके बगल में आइए और वहीं पर आपको माँ वैष्णो देवी के इस अद्भुत दरबार के दर्शन हो सकते हैं। और प्रयागराज की इस धरती पर आकर माँ वैष्णो देवी के दर्शनों के साथ साथ भैरव बाबा और बाबा अमरनाथ के दर्शन भी आप प्राप्त कर सकते हैं। तो वैष्णो देवी के दर्शन के बाद आपको दर्शन कराते हैं रबड़ी वाले बाबा का। जी हाँ, रबड़ी वाले बाबा जो एक दिन में करीब 130 लीटर दूध की रबड़ी बनाते हैं और अपने भक्तों को बांटते रहते हैं। उनकी रबड़ी की कढ़ाई सुबह 8 बजे से चढ़ जाती है। संत महात्माओं की सेवा के कई दृश्य आपने देखे होंगे, लेकिन आज एक ऐसा दृश्य मैं आपको दिखाने जा रही हूँ जहाँ पर संत महात्मा भक्तों और श्रद्धालुओं की सेवा के लिए आतुर हैं और लगातार निरंतर ये कार्य कर रहे हैं। और इस
प्रयागराज में इस महाकुंभ में धूम मचा रही है रबड़ी वाले बाबा की रबड़ी। तो इस वक्त उन्हीं के पास मैं मौजूद हूं और मैं आपको बता दूं कि दिन भर में 125 लीटर 130 लीटर दूध जो है वो खप जाता है। सुबह 8 बजे ये रबड़ी बनाना शुरू करते हैं और रात के 2:30 बजे तक निरंतर ये कार्य चलता रहता है। इस तरीके से बाबा का ये कड़ाहा और उसमें लगातार वो इस रबड़ी को बनाते हैं और फिर भक्तों के लिए वो ये थाल सजा कर रखते हैं। वो भी आपको मैं दिखाऊंगी किस तरीके से वहाँ पर वो थाली सजाई गई है। पहले भोग लगाया गया है, प्रसाद लगाया गया है, उसके साथ ही भक्तों के लिए ये प्रसाद की व्यवस्था जो है वो दिन भर निरंतर जारी रहती है। तो आपकी रबड़ी बाबा लगातार महाकुंभ में जो है वो फेमस हो रही है। जी, बहुत ज़्यादा फेमस हो रही है। भगवती की कृपा है, गुरु महाराज की कृपा है। आश्रवक्षा सर्वदीक्षा नाम देव ऋषि नाम जनार्दना गंधर्वा नाम चा चित्रा रथा सिद्धा नाम कपलोमणि। मैं श्री महंत देवगिरी श्री पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी से बिलोंग करता हूँ। वर्तमान में मुकामी पोस्ट पर हूँ, पर ये गुरु महाराज की कृपा मेरे को 2019 से ही हुई है। 2019 में भी हमने 1.5 महीना ये रबड़ी का चलाया था, 9 दिसंबर से 6 फरवरी तक। अभी भी ऐसा ही योग बना है, 9 दिसंबर से शुरू किया है, 6 फरवरी तक ये निरंतर चलती रहेगी। संत सेवा करवाने के लिए संत समाज होता है, लेकिन आप यहाँ निरंतर श्रद्धालुओं की भी सेवा में जुटे हुए हैं। ये प्रेरणा कहाँ से मिली? ये आत्मा से परमात्मा, परमात्मा से परम गति, ये भगवती की ही कृपा आप समझिए। ये अंतःकरण का विषय है भगवती का। और यहाँ पर भी आप देखिए अमूल दूध के यहाँ पर बड़े पैकेट जो हैं 6-6 लीटर के पैकेट हैं बाबा रखे हुए हैं। कितने पैकेट ये दिन भर में खप जाते हैं? अब ये लगा लीजिए आप अंदाज, 125-30 लीटर मैंने आपको बताया है। हाँ, तो कई पैकेट जो है वो 6-8 10 पैकेट ऐसे मंगाते रहते हैं और दिन भर में से काटते रहते हैं। कितनी कढ़ाइयाँ लग जाती हैं दिन भर में? 2 से 3 कढ़ाइयाँ लग जाती। तो 2 से 3 ये बड़ी बड़ी कढ़ाई जो है वो दिन भर में खप जाती है और यहाँ निरंतर भक्त जो हैं इस स्वाद रबड़ी का जो स्वाद है वो चखने के लिए पहुँचते हैं। बाबा, जब आप ये इसकी शुरुआत पिछले अर्ध कुंभ में आपने की थी। जी जी जी। और इस बार उसका दायरा कुछ बड़ा है? बढ़ ही रहा है, बढ़ता ही रहता है। इस बार तो कुंभ भी बहुत महत्व का है, 140 करोड़ जनता आने की संभावना है। तो कितनी उम्र हो गई आपकी? लगभग 53 वर्ष। और घर परिवार बच्चे सब? ये तो जमाना गया, 13 वर्ष की उम्र से निकल चुके हैं। 13 वर्ष से अब तक आपने सन्यासी जीवन में क्या कुछ देखा? क्या अब आज की पीढ़ी को देखते हैं तो क्या बदलाव महसूस करते हैं? नहीं, बहुत बदलाव है, बहुत उत्तम है। बहुत ज़्यादा समाज के विषय में तर्क करना भी उचित नहीं है। तो आत्मा का भाव है, भक्ति का रस है, तप है, त्याग है, तपस्या है। और यदि आपको इसका स्वाद चखना है तो आप भी रबड़ी वाले बाबा के यहाँ आ सकते हैं और प्रसाद रूप में ये रबड़ी यहाँ पा सकते हैं। इसका स्वाद चख के अपने आप को सौभाग्यशाली बना सकते हैं, क्योंकि ये महाकुंभ में ही है मुमकिन कि आपको ये रबड़ी जो है वो संतों महात्माओं के इस तरीके से हाथ से खाने को मिल रही है। ये प्रसाद ग्रहण करने को मौका मिल रहा है। तो देखा आपने, इस महाकुंभ में आपको इस तरह के लोग मिलेंगे, तरह तरह के बाबा मिलेंगे। कोई पशु की सेवा कर उसमें भगवान ढूंढ ले रहा है, तो कोई रबड़ी खिलाकर ही लोगों की प्रसन्नता को शिव का प्रसाद मान खुश हो ले रहा है। यही तो है अध्यात्म का संसार, जहाँ ईश्वर से मन लग जाता है तो बाकी चीजें गौड़ हो जाती हैं। कुंभनगर से अमृता गर्ग के साथ टीम न्यूज़ स्टेट।